चलिए आज हम बात करने वाले हैं कैरियर्स ऑफ करंट्स, विद्युत धारा का वाहक। कहने का ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट कौन बनाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कैरियर्स ऑफ करंट्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम। तो आइए इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कैरियर्स ऑफ करंट्स को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द चार्ज्ड पार्टिकल्स विच बाय फ्लोइंग इन ए डिफिनिट डायरेक्शन सेट अप एन इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड करंट कैरियर्स। कहने का ये मतलब हुआ कि जो चार्ज्ड पार्टिकल्स है, जो आवेशित कण है, एक फिक्स्ड डायरेक्शन में, डिफिनिट डायरेक्शन में अगर वो मूव करता है, फ्लो करता है, तो एक करंट सेटअप होता है। तो हम क्या कहेंगे कि करंट कैरियर्स, उसे क्या कहेंगे, करंट कैरियर्स। मतलब कि चार्ज पार्टिकल्स ही क्या होता है, करंट कैरियर्स होता है। लेकिन उसके लिए शर्त है कि करंट कब बनेगा, जब एक डिफिनिट डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करेगा तब। तो इलेक्ट्रिक करंट सेटअप होगा तो क्या बोलेंगे, करंट कैरियर्स है ये। तो करंट कैरियर्स कौन होता है, चार्ज पार्टिकल्स होता है और एक फिक्स डायरेक्शन में, तब जाकर इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो इसको हम हिंदी में इस तरह से डिफाइन कर लेंगे कि जब किसी चालक में आवेशित कण एक निश्चित दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, विद्युत धारा का वाहक कहलाता है। इसको इस हिंदी में इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम अलग अलग मटेरियल में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल हो सकता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इलेक्ट्रिक करंट और ऐसे डिवाइसेस में, युक्ति में बनता है, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब, इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो हम यहाँ देखने वाले हैं कि अलग अलग मटेरियल में करंट कैरियर्स कौन होता है, विद्युत धारा का वाहक वहन कौन करता है, तो वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि करंट कैरियर्स का कुछ हम कैटेगरीज बना रखे हैं इस तरह से डायग्राम में, कि समझने में क्या हो, आसानी हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि करंट कैरियर्स मतलब कि सॉलिड में, लिक्विड में, वैक्यूम ट्यूब में और गैसेस में, कि इलेक्ट्रिक करंट कौन बनाता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है करंट बनाने में, तो उसे क्या बोलते हैं, करंट कैरियर्स बोलते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि इन सॉलिड, ठोस में क्या होगा कि जो करंट कैरियर्स होता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब कि सॉलिड में कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। और करंट का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि सॉलिड बोले तो आपका मेटल्स लगभग क्या है, सॉलिड है। ये जो कंडक्टर है उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो करंट बनता है। और करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है उसका डायरेक्शन। अब यहाँ देख पा रहे हैं इन लिक्विड्स, लिक्विड में कौन होता है करंट कैरियर्स। तो यहाँ पर लिक्विड समझिए जैसे कि हम बात कर लेते हैं बैटरी। बैटरी में आपको पता होना चाहिए कि उसमें लिक्विड होता है, तो उसमें कौन करंट कैरियर्स होता है, तो कहता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होता है, करंट कैरियर्स होता है। और साथ में आयंस, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक, आगे हम इस सेल के बारे में पढ़ाएंगे तो काफ़ी हम डिफाइन करेंगे इसको। तो जैसे कि आप इलेक्ट्रोलाइटिक केमिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे, सेल के बारे में तो थोड़ा सा नॉलेज है, नहीं तो फिर इसके बारे में तो हम आगे पढ़ाएंगे ही। जैसे कि एक लिक्विड डाल दिया जाता है कॉपर सल्फेट, तो जैसे इसमें हम एनोड डालते हैं, कैथोड डालते हैं, एनोड कैथोड डालते हैं, तो क्या होता है कि ये कॉपर प्लस में और सल्फेट माइनस में टूट जाता है। तो ये दोनों क्या हो गया, आयंस हो गया, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये मूव करता है उस लिक्विड में, और करंट बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है यही आयंस होते हैं। बस समझ गए। तो लिक्विड में कौन जिम्मेदार है, आयंस और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं गैस में। तो गैस में जो मूव करता है वो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अगर आयनाइज्ड गैसेस है तो उसमें आयंस और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और यहां देख पा रहे हैं वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब जैसे हो गया रेडियो वाल्व्स, पिक्चर ट्यूब, मतलब एक तरह का क्या है, एक तरह का चैम्बर होता है, ये वैक्यूम खाली होता है। और इसमें क्या होता है कि कैथोड
कैथोड काफ़ी ज़्यादा हीट होने पर क्या होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय द हीटेड कैथोड एक्ट्स एज द चार्ज कैरियर्स, मतलब कि जब कैथोड ये काफ़ी हीट होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन इमिट्स होने लगता है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। तो ये मेरा क्या है, चार्ज कैरियर्स है। तो रेडियो वाल्व और पिक्चर ट्यूब में भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। पिक्चर ट्यूब जैसे कि टेलीविज़न वगैरह में यूज होता है, इसका यूज होता है। तो ये देख लिए हैं कि करंट कैरियर्स अलग अलग मैटर में कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट बनाने के लिए। चलिए अगला टॉपिक है मेटेलिक कंडक्शन, मतलब धातु में इलेक्ट्रिक करंट का चालन। धातुओं में इलेक्ट्रिक करंट कौन बनाता है, इसे तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बनाता है, लेकिन उसका कुछ हम केस स्टडी कर लेते हैं कि किस तरह से मूव करता है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है, वो सारा हम देख लेंगे यहाँ से। हिंदी में बोलते हैं धात्विक चालन। कहता है कि द मेटल्स द एटम आर क्लोजली पैक्ड, कहता है कि धातुओं के जो मेटल्स के एटम्स होते हैं वो काफ़ी नज़दीक नज़दीक जुड़े रहते हैं। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम आर क्लोज टू द नेबरिंग एटम्स, कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप जानते होंगे कि एटम के बाहर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जैसे कि एटम्स काफ़ी नज़दीक नज़दीक, तो एक एटम दूसरे एटम के काफ़ी नज़दीक नज़दीक है, तो पहले वाले एटम के बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले बाहर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले एटम के बाहर में जो सेल में इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहते हैं, वो भी नज़दीक नज़दीक रहते हैं। तो क्या होता है, एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, मतलब कि उन दोनों इलेक्ट्रॉन पर जो एटम में प्रेजेंट है और वो दोनों काफ़ी नज़दीक नज़दीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज और अगला एटम का भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, तरह का फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, मतलब कि रिपल्सन का फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण का फोर्स लगता है। तो प्रतिकर्षण फोर्स लगने के कारण क्या होता है कि वो वहां से निकल जाते हैं एटम में से, ड्यू टू देम, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन से फोर्स लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन से फोर्स लगा रहे हैं। सो दे डू नॉट रिमेन अटैच टू ए पार्टिकुलर एटम्स, कहता है कि वो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में जुड़े नहीं रहते हैं, but can hop from one atom to another and are free to move throughout the lattice। चालक में जैसे कि बहुत सारे एटम्स का जुड़ा हुआ है चारों तरफ, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। These free electrons are responsible for conduction in metal, धातुओं में, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन ही है क्या इलेक्ट्रिक करंट बनाने का, ये जिम्मेदार कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन है। किसी भी कंडक्टर में, किसी मेटल में इलेक्ट्रिक करंट कौन बनाता है, इलेक्ट्रॉन बनाता है। तो आपने देखा ऐसे ये सारा सब एट ए रूम टेम्परेचर भी क्या होता है, कितना एनर्जी लेकर, थर्मल एनर्जी लेकर के वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री हो जाता है उस एटम से, और उसे क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, मेटल में इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। तो इसको हिंदी में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि धातुओं में परमाणु नज़दीक नज़दीक बंधे होते हैं और किसी एक परमाणु के संयोजक इलेक्ट्रॉन पड़ोसी परमाणु के एक दूसरे पर विद्युतीय बल लगाते हैं, इसलिए एक परमाणु से संयोजक इलेक्ट्रॉन जुड़े नहीं रहते और ये इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से निकलकर जालक में गति करते रहते हैं, जिसे फिर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये सभी धातुओं में चालन के जिम्मेदार हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ही बनाते हैं। इसको हम हिंदी में इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन ए कंडक्टर। चलिए यहाँ पर और हम इलोबरेट करते हैं, इसको और डीपली समझते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है, उसका क्या मैकेनिज्म है वो समझते हैं। चलिए तो केस नंबर फर्स्ट है नो एक्सटर्नल फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, जीरो। क्या मतलब
मतलब कि हमने एक ऐसा कंडक्टर लिया, ऐसा चालक लिया, उसको हम ऐसा जगह रखा जहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड ना हो, मतलब कि ना तो मैग्नेटिक फील्ड है ना तो इलेक्ट्रिकल फील्ड है। मतलब हमने कंडक्टर को ऐसा जगह रखा कि जहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, मतलब हमने इसको किसी बैटरी से नहीं जोड़ा है, कोई भी एनर्जी नहीं दिया है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो क्या है यहाँ पर जीरो है इंटेंसिटी। तब हम इसको स्टडी करते हैं। तो कंसेप्ट कुछ इस तरह से है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, कहता है जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन ड्यू टू थर्मल एनर्जी एट अ रूम टेम्परेचर। कहने का मतलब होता है कि किसी कंडक्टर के अंदर एट ए रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी, जो हीट लेकर के जो एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी जो बता रहे थे, बाहर वाले सेल में ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, वो थर्मल एनर्जी लेकर के एट ए रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, वहां से फ्री हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और वो कंटिन्यूअस लगातार रैंडम मोशन मूव करते रहते हैं। रैंडमली वो क्या करते रहते हैं, मूव कर रहते हैं, मोशन में रहते हैं। दे मूव विथ वेलोसिटीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड। कहता है कि वो इलेक्ट्रॉन है, उसका अच्छा खासा कुछ स्पीड होता है, वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड का स्पीड से वो मूव करते रहता है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड है वो उस इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर सवाल हो सकता है कि सर ठीक है कि सर कंडक्टर के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका स्पीड होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, तो क्यों नहीं वो इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर में से, उस मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल जाते? बाहर निकल सकते क्योंकि स्पीड है। तो यहाँ पर एक सवाल बनता है, इसको हम आगे इलुबरेट करेंगे, समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों नहीं वो फिर इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर में से निकल पाता है। तो ये सवाल को आप याद रखिएगा, इसलिए आपको याद दिला दिए हैं कि ये सवाल अच्छा है, आप इसको याद रखिए, तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझाएंगे इसके बारे में हम। तो आगे बढ़ते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा स्पीड से मूव करते रहते हैं, 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव करते रहते हैं। हाउएवर दीज वेलोसिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है ये डिस्ट्रीब्यूट बटा रहता है रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, ये सभी डायरेक्शन क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। कहता है देयर आर नो प्रिफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन द एवरेज, the number of electrons traveling in any direction will be equal to the number of electrons traveling in the opposite direction। कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं ना, तो अगर किसी फिक्स डायरेक्शन में मूव किया इलेक्ट्रॉन, तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अगर 50 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो 50 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव करता है। तो कहता है कि इसके ये वेलोसिटीज है, यहाँ बात कर रहे हैं क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर के लिए पता होना चाहिए कि अगर डायरेक्शन अपोजिट रहा वेलोसिटी का, किसी भी पार्टिकल का अगर वेलोसिटी मान लीजिए इधर जाता है 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, और फिर आता है 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, तो डायरेक्शन जैसे अपोजिट है तो क्या हुआ, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको वेक्टर का एडिशन आपको मालूम होना चाहिए कि डायरेक्शन अपोजिट रहने से क्या होता है, वो फिजिकल क्वांटिटी वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, टोटल वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो, एवरेज क्या होता है, जीरो। आगे लिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन सिंस देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन द टोटल एवरेज वेलोसिटी ऑफ एनी कंडक्शन इज जीरो। कहता है टोटल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो चलिए यहाँ से इसका हम हिंदी लिख लेते हैं। धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के अनुसार इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन इन धन आयनों के बीच रिक्त स्थानों में उच्च उष्मीय वेग, मतलब कि इसका जो वेलोसिटी होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, से बंद अणुओं की भांति अनियमित गति करते रहते हैं तथा गति के दौरान ये धन आयनों से टकराते हैं, जिससे प्रत्येक टक्कर के बाद उनकी गति की दिशा बदल जाती है
तथा इनका वेग भी बदल जाता है, परंतु इनकी ऊर्जा में कोई भी कमी नहीं होता है, मतलब इसके एनर्जी में कोई भी कमी नहीं होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनियमित गति के कारण किसी निश्चित दिशा में इनकी कोई भी गति नहीं होती है, अतः चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का कुल औसत वेग शून्य होता है। अभी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, यानी चालक के अंदर किसी एक तल की कल्पना की जाए, एक प्लेन के बारे में कल्पना किया जाए, इमेजिन किया जाए, तो जिस दर से इलेक्ट्रॉन इस तल से बाईं ओर से दाईं ओर जाती है, इसी दर से दाईं से बाईं ओर जाएगी। अतः इनके प्रवाह की नेट दर शून्य होता है, मतलब इसके नेट जो वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, वो जीरो होता है। तो यहां से आप कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि पहला इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, दूसरा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, तीसरा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, इसी तरीके से जितना भी इलेक्ट्रॉन है तो मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन, और एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन तो उसके डिवाइड रहते हैं, तो पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन है, तो n ये टोटल क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा वो टोटल जीरो होगा। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, नोट पॉइंट जरा इसको याद रखिएगा। यहाँ से नोट पॉइंट में ध्यान देने वाली बात है कि मेटल हैव ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नियर बाई का 10⁻28 पर मीटर क्यूब, मतलब कि एक वॉल्यूम में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक मीटर क्यूब वॉल्यूम ले लो, आयतन ले लो, अगर 1 मीटर क्यूब, तो उसमें कितना होगा इलेक्ट्रॉन, 10⁻28 इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल के अंदर एवरेज। सोच सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सोच सकते हैं कितना फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको हम थोड़ा से फिगर से समझा देते हैं, यहाँ से आप क्लियर हो जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये कंडक्टर है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है किसी कंडक्टर का, और यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो देख पा रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर का है वो क्या है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या रहते हैं, एटम्स रहते हैं, क्योंकि एटम में से ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज हो गया, एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे एटम्स क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। वो रिप्रेजेंट नहीं किया गया, अब हम शो कर दे रहे हैं कि बहुत सारे एटम्स मतलब पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और वो इस तरह से रहते हैं, और वो सभी से क्या करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ से। तो इसको इस तरह समझे कि जैसे कि मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है, क्या हुआ, ये इस डायरेक्शन मूव किया, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से, एटम से टकराया, फिर टकरा कर इस डायरेक्शन में चला गया, 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 टकरा कर इस डायरेक्शन में चला गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से, अगर आप देखिएगा कि इसका वेलोसिटी V1, V2, V3, V4, V5, V6। तो आप देख पा रहे हैं कि V1 और V4 का डायरेक्शन क्या जस्ट अपोजिट है, और वेलोसिटी क्या होगा 10⁵ मीटर पर सेकंड का स्पीड से मूव करेगा सभी इलेक्ट्रॉन। तो ये वेलोसिटीज और ये वेलोसिटीज क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, V1 और V4, क्योंकि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। उसी तरह से आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कि V3 और V6 ये जस्ट अपोजिट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। V2 और V5 ये क्या होगा, अपोजिट, ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, जीरो। नहीं तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि 50 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव किया है, तो क्या होगा कि 50 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव किया है, तो इसका वेलोसिटी जो 50 इलेक्ट्रॉन का होगा, इसका वेलोसिटी 50 इलेक्ट्रॉन का होगा, ये प्लस में हो जाएगा अगर मान लेते हैं, और ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। टोटल अगर नेट निकालिएगा तो क्या होगा उस इलेक्ट्रॉन का, उस कंडक्टर के अंदर का जीरो हो जाएगा,
क्योंकि ये वेलोसिटीज क्या वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस तरह से सभी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर एवरेज वेलोसिटी जो क्या होता है वो जीरो होता है, उसके अंदर कोई भी करंट नहीं बनता है। अगर वेलोसिटी होता, किसी फिक्स डायरेक्शन में होता, कुछ भी इलेक्ट्रॉन होता, तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट बनता। तो अगर आप घर पे रखे हुए कोई लोहा है, कोई तांबा है, अगर ऐसे ही रखा हुआ है, उसके चारों तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो क्या होता, उसके अंदर करंट होता और अगर पकड़ते तो करंट मारता, आपको झटका लगता। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होता है वो जीरो हो जाता है। तो आप इस तरह से देख पा रहे हैं, इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कभी इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, कभी इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, कभी इस इलेक्ट्रॉन से टकराया। इस तरह से क्या करते रहते हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते रहते हैं। देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पर ये एटम्स इससे टकराया, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, तो रैंडमली मोशन करते रहते हैं। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो हो। मतलब ये 10⁵ मीटर पर सेकंड स्पीड से ये मूव करते रहता है, सभी इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे से टकराते रहता है। और टकराने के दरमियान जो नेट एवरेज वेलोसिटी क्या होता है वो टोटल जीरो होता है। इसको हम एक डायग्राम से और समझते हैं। रैंडम मोशन है, कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। मतलब हम कुछ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के बारे में हम आपको कंसिडर करके बता दे रहे हैं कि ये बहुत सारे, देख पा रहे हैं कि ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है किसी कंडक्टर का, ये बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज मतलब एटम्स है, और एक इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको बताते हैं। देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के बारे में कंसिडर कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से गया और इस एटम से टकराया, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से गया और इस एटम से टकराया, ये इलेक्ट्रॉन गया इस एटम से टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकरा कर इस तरह घूम गया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, और यहाँ टकरा कर फिर अपने पोजीशन पे इस तरह से नज़दीक में क्या होता है, लौट जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि वो अपने पोजीशन भी लौट गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। ये इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर गया और फिर यहीं पे पहुंच ही गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से जीरो हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेस हुआ ही नहीं, ये तो अपनी जगह पर ही है एक फिक्स टाइमिंग में। तो इसका क्या हो रहा है, नेट वेलोसिटीज क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। देख पा रहे हैं कि इस डायरेक्शन में मूव किया तो देख पा रहे हैं कि इस डायरेक्शन में ये मूव करके इलेक्ट्रॉन आया है, इस डायरेक्शन में मूव किया तो देख पा रहे हैं कि इस डायरेक्शन में ये मूव किया है इलेक्ट्रॉन, इस तरह डायरेक्शन में मूव किया है इलेक्ट्रॉन इस तरह से। तो देख पा रहे हैं कि सभी का नेट अगर टोटल जोड़िएगा तो क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। इस कारण से क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर एक्सटर्नल फील्ड ना हो, जीरो हो, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, जीरो होगा, कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। अगर फ्लो होता तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट होता। तो ये कब है, जब किसी कंडक्टर को ऐसा जगह रखा जा रहा है जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। अब ऐसा जगह रखा जा रहा है कंडक्टर को जहां पर एक्सटर्नल फील्ड कुछ है, मतलब इंटेंसिटी जीरो नहीं है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो नहीं है। मतलब कंडक्टर को ऐसा जगह रख रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कि या ये कह ली जाए कि उस कंडक्टर को हम पोटेंशियल दे रहे हैं, मतलब किसी बैटरी से जोड़ दे रहे हैं, तब ये सिचुएशन है। मतलब हम उसको क्या किए हैं, बैटरी से जोड़ दिए गए हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया होगा। अब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब क्या होगा, सभी इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो बैटरी से जोड़ देंगे तो तब ये सिचुएशन है। तब इसको हम देखते हैं। तो कहता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड, मतलब कि जब कंडक्टर के अंदर क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मतलब किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए, एक्सटर्नल फील्ड होना मतलब इंटेंसिटी होना, मतलब कि सभी चार्ज पर फोर्स लगाना। कहता है ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस एज फोर्स, कहता है कि सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, उस पर फोर्स लगता है। ये फोर्स कितना होगा, इतना फोर्स होगा। इसको हम ड्राइव कर देते हैं अभी। तो कितना फोर्स लगेगा, इतना फोर्स लगेगा। F इज इक्वल टू माइनस ई, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ई क्या है, इंटेंसिटी है। तो कहता है फोर्स लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो इंटेंसिटी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि फोर्स का जस्ट अपोजिट लगता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, माइनस से प्लस की ओर, की माइनस से क्या करेगा, रिपेल करेगा, और प्लस की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो वो मूव करता है।
इसलिए कह रहा है कि फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रॉन पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उधर ही मूव करेगा। कहता एंड अंडर गोज एन एक्सलेशन, तो जैसे ही मूव करेगा उसका स्पीड है कुछ 10⁵ मीटर पर सेकेंड, जैसे उसे फोर्स लगाता है एक्सलेट हुआ तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। द इलेक्ट्रॉन एक्सलेट दे फ्रिक्वेंटली, अब इलेक्ट्रॉन एक्सलेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो टक्कर तो होगा क्योंकि काफ़ी नज़दीक रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं काफ़ी नज़दीक होते हैं एटम्स इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कोलाइड तो होगा, टक्कर होगा विद द पॉजिटिव मेटल्स आयंस और अदर इलेक्ट्रॉन्स। कहता है वो पॉजिटिव मेटल्स आयन जो एटम्स जो पॉजिटिव चार्ज हो गए हैं और इलेक्ट्रॉन है अदर इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होता है उससे टक्कर होते हैं मेटल के अंदर। बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन एंड इलेक्ट्रॉन गेन्स ए वेलोसिटी कंपोनेंट। कहता है जैसे ही जब दो टक्कर होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी गेन करता है, काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी गेन करता है। और इस तरह से इसे लिख सकते हैं कि इन एडिशन टू इट्स रैंडमली वेलोसिटी, उसका जो वेलोसिटी कहता है रैंडम होता है। कहता है इन ए डायरेक्शन अपोजिट ई, ये जो जितना भी मूव करेगा वो क्या होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। द गेन इन वेलोसिटी लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड इज लॉस्ट इन द नेक्स्ट कोलिजन। जैसे कि पहले जैसे एक एटम से इलेक्ट्रॉन से टकराया था स्पीड बढ़ गया, अब टकराया फिर दूसरे से जाकर टकराया तो घट गया। तो कहता है कि लास्ट में तो पहले तो वेलोसिटी बढ़ेगा, बहुत कम समय के लिए वेलोसिटी बढ़ेगा शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन जैसे ही दूसरे से टकराएगा, दूसरा टक्कर होगा, नेक्स्ट टक्कर होगा तो क्या होगा, वो उसका जो क्या होगा, वो उसका वेलोसिटी कम जाएगा। एट ईच कोलिजन द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स ए फ्रेश। कहता है हर टक्कर के बाद क्या होता है, एक नया वेलोसिटी, फ्रेश वेलोसिटी क्या होता है पाता है और वो मूव करते रहता है विथ ए रैंडम थर्मल वेलोसिटी। ये उसके पास थर्मल एनर्जी कारण क्या करते रहता है, वो मूव करते रहता है। सारा क्या है, सब एट ए रूम टेम्परेचर पर ही है। तो इसको हिंदी में इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जब चालक के सिरों के बीच कोई सेल मतलब बैटरी जोड़ कर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल इसके क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करने लगता है। अतः यह बल इनको अपनी दिशा में त्वरित गति प्रदान करता है, परंतु इस त्वरण के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग लगातार नहीं बढ़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से और दूसरे इलेक्ट्रॉन से लगातार टकराते हैं तथा सेल से प्राप्त ऊर्जा का इन टक्करों में ह्रास होता रहता है। इस तरह से क्या करते रहते हैं, ये मूव करते रहते हैं। तो ये इसका हो गया हिंदी, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग कुछ देख लेते हैं डायग्राम से कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। ये देख पा रहे हैं कि एक डायग्राम है किसी कंडक्टर का। इसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, मतलब कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये जीरो नहीं है। देख पा रहे हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं ये इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। इसको इस तरह से टर्मिनल से बैटरी से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज होते हैं तो प्लस की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा इस तरह से, इस तरह से ये मूव करेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये जब मूव करता है तो क्या होता है, टक्कर होता है। ये डायरेक्टली ये ऐसे ही एक्चुअल में इस तरह से ये मूव नहीं करता। ये जो शोक हो रहा है इस सभी इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी मूव शो हो रहा है, इस तरह एक्चुअल में नहीं होता है। तो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करते रहता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डायरेक्शन होता है क्या, इधर से होता है। इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है, ये प्लस से माइनस की तरफ होता है। इंटेंसिटी जो डायरेक्शन होता है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है, इस डायरेक्शन में ये मूव करता है, इस डायरेक्शन में ये मूव करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव करेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो वही कह रहा है कि जैसी फोर्स लगता है, जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज है तो किस पे फोर्स लगाएगा, ये नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन भी क्या नेगेटिव। तो क्या करेगी, एक तरफ फोर्स लगाता है, इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगाता है, तो ये फोर्स लगाता है तो ये जाता है। और देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव है तो ये प्लस है, तो किसको अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है, तो इस तरह से क्या करता है, ये मूव करता है। इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में प्लस से माइनस की ओर, और इलेक्ट्रॉन का जस्ट इसका अपोजिट। और आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन किधर होगा, वो इंटेंसिटी के डायरेक्शन की ही तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा।
प्लस से माइनस की ओर। जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो है, इसको और हम डायग्राम समझते हैं यहाँ से। जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देख पा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से गया, टकराया सभी से, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन गया, टकराया, यहाँ पे भी एटम से टकराया, यहाँ भी एटम से टकराया, इस तरह से टकरा करके यहाँ पहुँच गया। कब? जब उसको किसी बैटरी से आप जोड़ दोगे तो उसके पास फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। तो क्या होता है, फोर्स के कारण इसका देख रहे हैं वेलोसिटी 0 नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो गया, मूव हो गया है, मतलब इसका कुछ न कुछ एवरेज वेलोसिटी होगा। पहले क्या था, जब किसी बैटरी से हम नहीं जोड़े थे तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, वो अपना वेलोसिटी से क्या कर रहा था, वो मूव कर रहा था। लेकिन इंटरनल में सभी इलेक्ट्रॉनों का जो एवरेज वेलोसिटी क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, क्योंकि वो अपने ही पोजीशन पर लौट जा रहा था। या फिर हम ये कह लिया कि सभी इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन था और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन क्या करता था, मूव करता था, इसलिए नेट वेलोसिटी क्या था, 0 हो जाता था। लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगा है, तो फोर्स के कारण क्या हुआ, ये कुछ डिस्प्लेस हो जाता है, इसका कुछ एवरेज वेलोसिटी कुछ होता है। देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव किया, देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट यहाँ इलेक्ट्रॉन चला गया, इस डायरेक्शन में मूव इस तरह से मूव किया टकरा करके, इस सभी इलेक्ट्रॉनों का इस तरह से होता है। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कुछ ना कुछ होता है, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं होता है। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कंडक्टर का हमने डायग्राम दिया है और हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के बारे में कंसिडर कर रहे हैं। और मान लीजिए कि इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ से है, प्लस से माइनस की तरफ। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस से माइनस की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या जस्ट अपोजिट मूव करेगा। पता होना चाहिए आपको, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या है, पॉजिटिव है, मतलब इसको बैटरी से जोड़ दिया गया पॉजिटिव टर्मिनल से, इधर क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, इस तरह से ये जोड़ दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन पर क्या करेगा, फोर्स लगेगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव था, तो फोर्स लगेगा। और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो क्या देख पा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहे हैं, ये गया इस एटम से टकराया, इस एटम से टकराया, इस तरह से टकराया, इस तरह से टक्कर होते हुए इस तरह से ये क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन पहुँचता है। देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ इलेक्ट्रॉन चल गया सीधा चली, नहीं, ये पूरे टक्कर, मतलब कि एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर 0 नहीं हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से पहुँचता है। तो इस तरह के वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब देख पा रहे हैं वो क्या होता है, 0 नहीं होता है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी है, औसत वेग है, उसी क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अपवाह वेग कहते हैं। इसको हम आगे डिफाइन करेंगे। तो ये इसका हो गया कुछ कॉन्सेप्ट। चलिए, तो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं सिंपल से कंसेप्ट में, कि जब किसी कंडक्टर को, मेटल को कहाँ रखा जाता है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, मतलब कि उसको पोटेंशियल दिया जाता है, मतलब उसको बैटरी से जोड़ दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। तब क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, सभी इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, और वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, दिशा में क्या करता है, मूव करता है। और वो सभी इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो कुछ ना कुछ होता है, 0 नहीं होता है। पहले जैसा नहीं होता है कि जब उसे किसी बैटरी से नहीं जोड़ते थे तो उसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन है रैंडमली मोशन में रहते थे, लेकिन नेट वेलोसिटी क्या होता था, 0 होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जब किसी कंडक्टर को आप बैटरी से जोड़िएगा तो उसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन का, सभी इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, कुछ ना कुछ एवरेज वेलोसिटी होता है। तो उस एवरेज वेलोसिटी को, औसत वेग को ही क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जैसा कि आप पीछे फिगर में देखे थे। तो यहां से इसको हम डिफाइन कर लेते हैं।
तो आइए यहाँ से डायरेक्ट वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं कि द एवरेज वेलोसिटी गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट वेलोसिटी बोलेंगे। मतलब कि जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करता रहता है, किसके कारण? जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं, तो उस एवरेज वेलोसिटी को अपवाह वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो चलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम हिंदी में डिफाइन कर देते हैं। चलिए इसका इंग्लिश हो गया, अब हिंदी में इसका डिफिनेशन लिख लीजिए कि किसी चालक में आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा में के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को क्या कहेंगे? अपवाह वेग कहेंगे। अपवाह वेग कहते हैं मतलब किसी चालक में आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों की औसत वेग को अपवाह वेग या फिर अनुगमन वेग कहते हैं। यहां से एक और समझ लेते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड एज कंपेयर टू द थर्मल स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एज रूम टेम्परेचर। आपको पता होना चाहिए कि एज ए रूम टेम्परेचर पर जब हम उसको किसी भी बैटरी से कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देते हैं तो क्या होता है? उसका जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होता है वो 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करते रहता है। जैसे ही उसको किसी बैटरी से जोड़ दिए तो क्या होगा? उसका स्पीड बढ़ता है, टक्कर होता है और टक्कर के दरमियान उसका एनर्जी भी लॉस नहीं होता है। फिर दोबारा उसी स्पीड से दूसरे इलेक्ट्रॉन से या एटम से टकराते हैं। इस टकराते टकराते क्या होता है कि एक सर्टेन टाइम में अगर आप देखिएगा तो उस इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी कुछ ना कुछ होता है। लेकिन पहले कंडीशन क्या था? एवरेज वेलोसिटी 0 था जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? कुछ ना कुछ होता है और वो एवरेज वेलोसिटी 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के स्पीड से होता है, मतलब बहुत ही कम। अगर इसके कंपेरिजन में क्या है तो ये नेग्लिजिबल है, मतलब आप समझ सकते हैं इसको। हम आइए इसको हम डायग्राम समझ लेते हैं कि जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिए हैं, उस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं दिए हैं, तो हमने क्या देखा कि ये इलेक्ट्रॉन पहले 10⁵ मीटर पर सेकंड स्पीड से इस तरह से मूव कर रहा है। ये जो ब्लैक वाला देख रहे हैं उसका पहले का डायरेक्शन है, वो इस तरह से मूव कर रहा है यहाँ पहुँचता था किसी सर्टेन टाइम में। अगर किसी एक टाइम देखेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन वहीं पहुँच जाएगा। हमने फिर क्या देखा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, पोटेंशियल से जोड़ा उस कंडक्टर को, तो हमने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन इस तरह से गया, टकराया और यहाँ पहुँच गया। देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्या हुआ? ये ड्रिफ्ट हो गया, ये मूव कर गया। देख पा रहे हैं कि यहाँ से क्या हुआ? इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये जो यहाँ से यहाँ जो मूव किया, इसका जो वेलोसिटी होता है बहुत ही कम होता है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड से के स्पीड से होता है। तो इसी एवरेज वेलोसिटी क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, अपवाह वेग या फिर अनुगमन वेग बोलते हैं हिंदी में। चलिए अगला टॉपिक है रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल। क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल। इसको हम समझते हैं कि ये एक टाइमिंग है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन से या एटम से टक्कर होता है तो दो लगातार टक्करों के बीच जो टाइमिंग लगता है, जो बहुत ही कम समय लगता है, उस टाइमिंग को ही क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, श्रांति काल बोलते हैं। जिसको आइए हम डिफाइन कर लेते हैं यहां से हम। तो आइए इसको हम डिफाइन करते हैं रिलैक्सेशन टाइम को कि द एवरेज टाइम दैट elapses between two successive collision of an electrons is called रिलैक्सेशन टाइम। मतलब कि जो दो टक्कर के बीच जो टाइमिंग लग रहा है उसी टाइमिंग को क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, श्रांति काल बोलते हैं। इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हिंदी में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि चालक में इलेक्ट्रॉन तथा आयनों के बीच दो लगातार टक्करों के बीच का अल्प समय अंतराल ही श्रांति काल या फिर माध्य मुक्त समय कहलाता है। इसको हिंदी में इस तरह से लिखते हैं। इसको थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है या फिर एटम्स है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है या फिर क्या है? एटम्स है। तो यहाँ से क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से ये मूव किया, टक्कर हुआ,
ये इलेक्ट्रॉन अपना कुछ अच्छे खासे स्पीड से जा रहा था, मान लीजिए 10⁵ मीटर पर सेकेंड का स्पीड से ये जा रहा था, टक्कर हुआ तो इसका स्पीड कुछ कम गया और ये फिर इलेक्ट्रॉन इस तरह से ये मूव करते गया और इस इलेक्ट्रॉन से टकराया। मतलब कि या तो इलेक्ट्रॉन हो या तो एटम हो, यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन हो या फिर एटम हो। तो जब दो इलेक्ट्रॉन या फिर दो एटम्स, मतलब दो टक्करों के बीच में जो टक्कर का जो टाइमिंग हो रहा है, जैसे कि यहां से आप देख पा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अभी इससे टकराया और पहला टक्कर और ये दूसरा टक्कर, तो पहला टक्कर और दूसरे टक्कर के बीच जो टाइमिंग है, यही टाइमिंग क्या कहलाता है? रिलेशन टाइम कहलाता है, क्रांति काल कहलाता है। ये एटम हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी एटम से या इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन टकराया और दूसरा टक्कर, पहले टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच जो टाइमिंग है वही क्या कहलाता है? रिलेशन टाइम कहलाता है। इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए यहां से कुछ हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, यहां से कुछ कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो चलिए यहां से हम कंसेप्ट देख लेते हैं कि इफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग रैंडम थर्मल वेलोसिटी u1, मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन का जो थर्मल एनर्जी कारण जो वेलोसिटी है, क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना है? u1 है। और ये टक्कर होगा तो टक्कर के बाद क्या होगा? वेलोसिटी कम जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। तो टक्कर होने के बाद उसका जो एक्सेलरेशन होगा, क्या हुआ यहाँ पर? जो एक्सेलरेशन होगा, टक्कर के बाद जो एक्सेलरेशन होगा उस टाइमिंग में क्या कहा हुआ? टाइमिंग होगा टाउ होगा, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन दो टक्कर के बीच जो टाइमिंग होगा, टाइमिंग कितना है? टाउ है। तो इसी बीच के दरमियान क्या होगा? उसका एक्सेलरेशन होगा इसी टाइमिंग के लिए। तो देन इट विल अटैन ए वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी पाएगा। क्या होगा? यहाँ से देखिए देख पा रहे हैं कि ये एक चार्ज पार्टिकल, ये क्या है? चार्ज पार्टिकल, वो इलेक्ट्रॉन हो या फिर क्या हो? एटम्स हो। और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन टकराया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरह से ये टकराया और यहाँ गया, तो यहाँ पर कुछ स्पीड था, यहाँ पर कुछ स्पीड होगा, यहाँ पर u। टक्कर के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहा था, यहाँ से मान लीजिए कहीं से आ रहा था इलेक्ट्रॉन, तो इससे कुछ स्पीड होगा इनिशियल, ठीक है। और ये टक्कर के बाद यहाँ कुछ वेलोसिटी पाएगा। तो शुरू में किसी और वेलोसिटी से आ रहा है, टक्कर के बाद कोई और वेलोसिटी हो जा रहा है। तो हम देखने वाले हैं कि जो टक्कर के बाद जो वेलोसिटी पाया, जो गेट उसको मिला इलेक्ट्रॉन को, वो देख लेते हैं। तो आपके पास न्यूटन का बेसिक फॉर्मूला है, v = u + at। तो यहाँ से हम देख लेंगे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, तो v1 = u1 और प्लस a जो एक्सेलरेशन है, और क्या? टाउ1। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन का हो गया। इसी तरह से हम सभी इलेक्ट्रॉनों का देख लेंगे, उसका जो टाइमिंग है, टक्कर में जो टाइमिंग है, टाउ जो टाइमिंग है, जो रिलेशन टाइम में उस वक्त उस सभी इलेक्ट्रॉनों का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा वो देख लेंगे हम लोग यहाँ से। तो यहाँ से सिमिलरली द वेलोसिटीज of the other electrons will be, तो यहाँ से क्या जाएगा? v2 = क्या हो जाएगा? यहाँ से u2 + a टाउ2। इसी तरह से v3 = u3 + a टाउ3। इस तरह से क्या होगा? डॉट डॉट कर देते हैं यहाँ से, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। तो हम करते हैं Vn = un + a टाउ n। चलिए आगे यहां से कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो यहां से जो एवरेज वेलोसिटी होगा, क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा यहां से, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को Vd से रिप्रेजेंट करते हैं, किसका? ऑफ ऑल द n इलेक्ट्रॉन्स, सभी इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग देख लेते हैं। तो यहां से क्या होगा? Vd, यहां से क्या जाएगा? Vd, तो V1
प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट Vn और बाई क्या है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से सभी इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल रहे हैं, मतलब एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो एवरेज किस तरह से निकालता है, जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसका सभी का क्या वेलोसिटी देख लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी, और क्या करेंगे एन से डिवाइड दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कितना इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ से आगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, V1 का वैल्यू पता है, V1 का वैल्यू पता है यहाँ से, तो U1 प्लस A टाउ 1 प्लस U2 प्लस A टाउ 2 प्लस U3 A टाउ 3 प्लस डॉट UN और A टाउ n, ये हो जाएगा। और बाई क्या है यहाँ से n, VD इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से। आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से करो कि U1 U2 U3 अलग अलग कर दो, तो यहाँ से U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 UN और बाई n भी कर देते हैं यहाँ से। फिर यहाँ से हो जाएगा क्या, आप देख पा रहे हैं कि A सभी में कॉमन है, A टाउ 1 A टाउ 2 A टाउ 3 A टाउ n। क्या करते हैं, यहाँ से A अलग करते हैं और यहाँ से टाउ 1 टाउ 2 डॉट डॉट टाउ n, अब बाई क्या n। यहाँ से हम लोग जानते हैं कि U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट UN और बाई n इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। आप पहले से जानते हैं कि U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट UN बाई n इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब कंडक्टर के पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, मतलब कोई पोटेंशियल नहीं दिए थे, तो उसके अंदर नेट जो एवरेज वेलोसिटी क्या था वो 0 था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि VD इज इक्वल टू हो जाएगा, तो ये तो वैल्यू 0 हो गया, और प्लस A टाउ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, टाउ, मतलब इस पूरे वैल्यू को क्या करते हैं, इस पूरे वैल्यू को क्या मान लेते हैं, टाउ मान लेते हैं। A अपने जगह पर है और ये टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डॉट टाउ n बाई n, ये क्या हो गया, एवरेज टाइमिंग हो गया। सभी इलेक्ट्रॉनों क्या हो गया, एवरेज टाइम हो गया। उसको किस लिख दिए, टाउस लिख दिए हैं। तो अगर हम इसको शो कर देंगे तो यहाँ से फॉर्मूला हो गया VD इज इक्वल टू A टाउ, ये हो गया फॉर्मूला। और यहाँ से हम ये भी कह देते हैं कि वेयर, जहाँ टाउ क्या है आपका, एवरेज टाइम है। यहाँ टाउ क्या है, एवरेज टाइम है, टू बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, दो टक्कर की जो टाइमिंग है उसी का एवरेज टाइम है टाउ। तो यहाँ से फॉर्मूला ये हो गया। अब क्या करते हैं कि इसको हम किसी और फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि VD इज इक्वल टू जो हो गया वो A टाउ हो गया। आपको पता होना चाहिए कि VD क्या है, डायरेक्ट वेलोसिटी, टाउ क्या है, टाइमिंग, और A क्या है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हैं, इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज। अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी, मतलब प्रत्येकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, तो E इज इक्वल टू F बाई क्या होगा, E जो इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये अगर इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस E और E इज इक्वल टू F। तो यहाँ से फोर्स कितना हो गया, माइनस E और E, देख पा रहे हैं। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। उसी तरह से आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स क्या है, माइनस E और E इज इक्वल टू एम ए। तो माइनस E और E बाई एम इज इक्वल टू ए। और यही A का वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे यहाँ से हम। तो यहाँ से पुट कर दीजिएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A का वैल्यू हो गया माइनस E बाई एम और क्या, टाउ।
तो ये हो गया यहाँ से बेसिक फार्मूला। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर समझने वाली बात है। यहाँ से देख पा रहे हैं कि वी डी इज इक्वल टू माइनस ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इंटेंसिटी और टाइमिंग, जो टक्कर के बीच लगा टाइम, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास। तो वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम आगे में एक्सप्लेन करेंगे, ड्राइव करेंगे एक्चुअल में ये है क्या, इसको हम समझेंगे यहाँ से।